एनटीए का किया क्या जाए? कमबख्त संस्था ऐसी है कि यहाँ पर सब कुछ ठीक चल ही नहीं रहा है कभी। जब 3 मई को पेपर हुआ तो एनटीए अपनी पीठ थपथपा रही थी। एनटीए को और तमाम एजेंसीज को नहीं पता था कि एक गेस्ट पेपर टहल रहा है मार्केट में। जो मानसिक दबाव बच्चे पर अभी होता है वो किसी भी बहुत बड़े क्राइम से कम नहीं है। एनटीए सोच रहा है कि हम पहले पेपर देंगे कहाँ पर? पहले देंगे हम प्रिंटिंग प्रेस में। फिर प्रिंटिंग प्रेस में पता नहीं कितने कर्मचारी होते हैं जो उसको छापते हैं। क्या वहां से पेपर लीक नहीं हो सकता? तो मेरा ये कहना है कि बार बार जब इस रास्ते से हम जा रहे हैं, उस पर एक्सीडेंट हो रहे हैं प्रक्रिया में, हम उसे बदलने की क्यों नहीं सोचते? बट मुझे ऐसा लगता है कि पहली बात, एक थिंक टैंक एनटीए के लिए बहुत आवश्यक है। हो सकता है कड़वी बात बोल रहा हूँ, जिस साल ये नहीं भी खुलता है तब भी देश में 100-200 टीचर डॉक्टर ऐसे बनते हैं जो चीटिंग करके ही पहुंचे। कुछ लोगों ने एक टेलीग्राम ग्रुप का एक स्क्रीनशॉट पोस्ट किया है कि री नीट के पेपर भी मिल जाएंगे। सर, इस प्रक्रिया से ही पेपर होगा रीनीट, ये बात सच है। और ये भी सच है कि वापस ऐसे होने के चांसेस भी हैं। एक आध पेरेंट से मिले, बच्चे के 670 नंबर आ रहे थे, तो बच्चे की माता जी को भी बहुत दुख है। अब क्या बोलें? जो डॉक्टर बनेगा मानव शरीर का इलाज करेगा सर। आप ऐसे डॉक्टर से थोड़ी इलाज कराना चाहोगे जो चीटिंग करके आया था। पर डॉक्टर गलत होना तो सर बहुत खतरनाक है। वो पता नहीं कितनी जानें ले लेगा वो। अब हो सकता है सीबीआई जांच में ऐसा हो कि मल्टीपल सेटर में से कुछ सेटर से पेपर जो है लीक होके यहाँ पर आ गया हो, और किस्मत से वही पेपर आ गया है। काफी ऐसा कोइंसिडेंटल होगा सर, लेकिन ये पर हो सकता है। मतलब वी कैन नॉट, मतलब क्योंकि अब इतने बड़े उसमें डिनाई नहीं करा जा सकता, ये नहीं हो सकता। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और ये ललन टॉप है। हम नीट यूजी पेपर लीक, री एग्जामिनेशन की डेट्स और इन सब पे बातचीत करने के लिए मुखातब हैं एनवी सर से। एनवी सर से हम जानेंगे कि उनकी प्रतिक्रिया क्या है। ये जो री एग्जामिनेशन है ये कितना बड़ा लॉजिस्टिकल और कितना बड़ा इकोनॉमिक बोझ लेकर आता है हमारे पूरे सिस्टम के लिए, और ऐसा फिर ना हो। और एनटीए का किया क्या जाए? कमबख्त संस्था ऐसी है कि यहाँ पर सब कुछ ठीक चल ही नहीं रहा है कभी। किया क्या जाए? इन सब पर ट्रबल शूटिंग हो कैसे? इन पर एनवी सर से बात करेंगे। सर नमस्ते, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। सर, पेपर लीक और री एग्जामिनेशन की जो फिर से बातचीत शुरू हुई है, उस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे हम लोग सर। देखिए, पहली बात, पेपर लीक जब भी होता है तो ये बहुत अप्रिय घटना है। देश हित में बच्चों की मानसिक दबाव बहुत बढ़ जाता है। इसको कोई नकार नहीं सकता। किसकी वजह से हुआ, कौन कल्प्रिट थे, पैसे के प्रलोभन में हुआ, लूप होल की वजह से हुआ, किसी भी कारणवश हुआ हो, बट अल्टीमेटली जो इसके विक्टिम बने वो हमारे बच्चे हैं। अच्छा, विक्टिम भी ऐसे कि शायद इसका लाभ लेने के लिए कुछ ही हजारों बच्चों ने सोचा होगा, बट ऐसे बच्चे विक्टिम बनते हैं जिन्होंने पूरे साल 2 साल से तैयारी करी थी, तो उन पर मानसिक दबाव बहुत बढ़ जाता है। इससे कोई नकार नहीं सकता, क्योंकि अप्रिय घटना की तरह है। मेरे से अगर आप पूछेंगे तो जो मानसिक दबाव बच्चे पर अभी होता है वो किसी भी बहुत बड़े क्राइम से कम नहीं है। ये हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि हम रोज बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम समझते हैं। मैं आपको बताऊं क्यों मैं आपको इसलिए बात बोल रहा हूँ, इसकी ग्रेविटी आप तो समझ पाएंगे। हमारे यहाँ पे करीब 250 से 300, 250 के ऊपर बच्चे ऐसे थे जिनको 600 के ऊपर नंबर आ रहे थे। अच्छा। तो हमने उन सबको मतलब बहुत सारे बच्चे आ गए, वो मिठाई लेके आ गए, हमने उन्हें स्टेथोस्कोप दे दिए, मतलब बहुत सारी चीज़ें करी। भाई जिसका ये तो पक्के डॉक्टर थे, हमें पता थे। अब हमारे लिए, बच्चों के लिए इतना मुश्किल है, हम कैसे उन्हें फेस करें वापस, वो कैसे वापस क्लासरूम में आके बैठेंगे? जिसने सोच लिया एक बार कि मैं डॉक्टर बन गया हूँ। खास तौर से वो बच्चे जो 60 से 70 हज़ार जो सपना देख चुके थे, हाँ भाई, क्योंकि नंबर आने के बाद पता पड़ जाता है कि भाई मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल रहा है। जब उसे पता पड़ जाता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल रहा है, और उसे अब पता पड़े कि नहीं, मुझे तो वापस उस तैयारी, जो एक बार मैं खुद को सफल मान चुका था, उसकी तैयारी दोबारा करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरी मेहनत को नकार दिया गया है। इसका दर्द मैं आपको सही बताऊँ तो सिद्धांत सर, आप और हम बात करके तो शायद समझ ही नहीं सकते। अग्री सर। हम इसे समझ नहीं सकते। इस दर्द को हम नहीं समझ सकते। ये या तो बच्चा समझ सकता है, या इसमें लोगों को लगता है कि इसे 23 लाख बच्चे प्रभावित हैं, इसे 23 लाख बच्चे प्रभावित नहीं है सर। कम से कम उनके परिवार, जो पूरा एग्ज़ाम सिर्फ बच्चा नहीं देता सर, परिवार देता है। मैंने खुद ने भी जेईई दिया था, मुझे पता है पूरा परिवार देता है। जब मैंने जेईई की तैयारी करी थी, हमारे पिताजी ने 2 साल तक टीवी बंद रखी थी। तो फिर मैं आपको कह रहा हूँ कि पूरा परिवार पेपर देता है, सबकी अपनी प्लानिंग थी। जब बच्चों के आए तो बच्चों ने मैसेज डालना चालू करा कि सर मैं तो घूमने जाने की प्लानिंग थी, मैंने आईपीएल की टिकट बुक कर रखी थी। सबकी अपनी बहुत प्लानिंग होती है। हाँ, ऑब्वियसली। वो एकदम से झटका लगता है, और आप समझिए ये उस उम्र का बच्चा है जो आपसे और हमसे काफ़ी छोटा है। वो जब उम्मीद पालता है और उम्मीद टूटती है, आज शायद आप और हम उम्मीद जब टूटती है, तो हम जानते हैं उसे कैसे सँभाला जाए। पर एक बच्चा जो टीन एज में है, जिसने अभी उसकी उम्मीद बांधी ही है। उम्मीद बाँधी ही है। सर वो बहुत नेसेंट है।
वो दिखने में बड़ा हुआ, उसे दिखने में मूंछें भी बड़ी आई हैं अभी। वो लड़की अभी बड़ी दिख रही है, पर वो है नहीं, वो आज भी छोटा बच्चा है वो। कोई बहुत बड़ा बच्चा नहीं है सर, 12वीं का बच्चा दिखने में बड़ा लगता है वो, पुरुष और महिला जैसा, पर वो मानसिक रूप से बड़ा नहीं है अभी भी, समय लगता है सर। तो ये बात हमें समझनी पड़ेगी। क्या शायद मैं थोड़ा भावुक ज़्यादा हो रहा हूँगा इसको लेके, बट क्योंकि हम रोज़ उनसे मिल रहे हैं, तो दर्द हमको भी है। बच्चे क्या कह रहे हैं सर अभी आपसे इन दिनों? बच्चे कह रहे हैं, ज़ाहिर-सी बात है, वही कह रहे हैं कि सर अब वापस मन नहीं लग रहा, सर वापस कैसे पढ़ाई करेंगे? सर हम तो सेलेक्ट हो रहे थे, सर अब बिल्कुल पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही है, सर ऐसा क्यों होता है? कुछ के मन में क्रोध भी है और उनको लगता है सर कौन गलत, कौन सही, कुछ लड़ना भी चाहते हैं कि सर हम इस विरोध प्रदर्शन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो खैर मेरी व्यक्तिगत सलाह बच्चों को हमेशा यही है कि बेटा विरोध या कौन सही, कौन गलत, तुम्हें अब ये नहीं सोचना है। ये सब काम हम लोग कर लेंगे, हमें करना होगा तो। या सीबीआई के पास जाँच चली गई, वो कर लेगी। तुम्हारा काम है वापस पढ़ना, मैं जानता हूँ मुश्किल है। पर ये करना बहुत ज़रूरी है। अभिभावकगण, ये बच्चे जो भी मुझे सुन रहे हैं, उनसे कहना चाहता हूँ कि आपके मन में कोई विरोध है, कोई क्रोध है, उसको दबाइए, अपने आप पे संयम रखिए और पढ़ाई की तरफ मुखातिब हो जाइए, क्योंकि ये शाश्वत सत्य है कि एग्ज़ाम दोबारा हो रहा है। हुँ, इसको कोई नहीं नकार सकता। तो अगर एग्ज़ाम दोबारा हो रहा है, तो अगला 1 महीना मेरे हिसाब से, मुझे लगता है एनटीए अगले 1 महीने में एग्ज़ामिनेशन कराएगी। तो अगले 1 महीने तुम्हारे लिए वापस बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसा ना हो कि तुम काबिल थे और अपनी मनस्थिति को सँभाल नहीं पाए, इसलिए तुम हुँ। अगले एग्ज़ाम में अच्छा कर नहीं पाए। मैं ऐसा नहीं चाहता। सर एनटीए को कैसे देखा जाए? एनटीए एक संस्था है, जब 3 मई को पेपर हुआ, तो एनटीए अपनी पीठ थपथपा रही थी जब नीट की परीक्षा लिखी बच्चों ने। और एनटीए को और तमाम एजेंसीज़ को नहीं पता था कि एक गेस पेपर टहल रहा है मार्केट में। बच्चे उसको खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, दुनिया भर की चीज़ें हो रही हैं। हाउ डू यू सी एनटीए? एक केवल नीट यूजी ही नहीं, एनटीए के मुकुट में कई सारे इस तरह के पंख लग चुके हैं। हाउ डू यू सी सर? पहली बात, मैं इसकी बहुत, जो मेरी विचारधाराएँ रखता हूँ मैं, आपको थोड़ी अलग सी लगेगी शायद। क्या नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की देश को ज़रूरत है? 100% ज़रूरत है। इसमें कोई दो राय नहीं कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जैसी एजेंसी की देश को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरी बात, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के पास क्या वाक़ई पूरे रिसोर्सेज़ हैं? ये एक विचारणीय विषय है। क्या उनको वाक़ई पूरे फंड्स मिल रहे हैं? ये एक विचारणीय विषय है। दूसरी बात, पेपर टहल रहा था, उसके लिए मैं एक बात बोलना चाहता हूँ सर कि एनटीए जो कंडक्टिंग एजेंसी, समझना पड़ेगा कि इस रास्ते पर, यानी कि ओएमआर बेस्ड टेस्ट जो हो रहा है, पहले अपन समझे सिद्धांत सर कि 24 लाख बच्चे किसी एग्ज़ामिनेशन को पेन एंड पेपर पे देते हैं। 5,500 के ऊपर सेंटर होते हैं। 550 शहर में एग्ज़ामिनेशन होता है। 2 लाख से ज़्यादा लोग वॉलंटियर्स, ब्यूरोक्रेसी, वेंडर्स के रूप में पेपर्स में इन्वॉल्व्ड होते हैं। जहाँ पे इतने बड़े स्केल का पेपर होता है, जो मुझे लगता है वैश्विक रूप में शायद ही कहीं पेन एंड पेपर, यानी कि ओएमआर पे इतना बड़ा पेपर होता हो, तो इसे कंडक्ट कराना कोई ईज़ी कोई काम छोटी नहीं है। बात तो नहीं, ईज़ी काम नहीं है, वी एग्री टू दिस। और जहाँ पर हम ये जानते हैं, दूसरी बात मैं आपको जो बोलना चाहता हूँ, जहाँ पर हम जानते हैं कि जिसकी रैंक पीछे रह जाती है, उसको सीट दिलाने के लिए करोड़ों रुपए की डोनेशन पेरेंट्स दे देते हैं, एमबीबीएस की सीट के लिए, आप और हम सब जानते हैं। उस एग्जामिनेशन के पेपर को पाने के लिए क्या पेरेंट्स या जो भी अभिभावकगण हैं या जो बच्चे हैं, उनके लिए 25-50 लाख देना कोई बड़ी बात नहीं है। और ये बात जो माफिया है, जो पेपर लीक करना चाहती है, वो अच्छे से जानती है कि यार ये कर, अगर आपने पेपर लीक कर लिया तो करोड़ों रुपए कमाना कोई बड़ी बात नहीं। तो ये वैसे वाली बात है, अगर मैं इसको एग्जांपल लूं कि अपन एक अनाउंसमेंट करें कि आज सोने से भरा हुआ ट्रक सड़क से जाएगा, ये उसका रास्ता है, और हम ये सोचें कि उसे लूटने का प्रयास नहीं करा जाएगा, तो हमें गलतफहमी, पहली बात। दूसरी बात, अब इस ट्रक को ले जाने की जिम्मेदारी किसकी थी? इसकी जिम्मेदारी थी एनटीए की। एनटीए की। अब मुझे ऐसा लगता है कि जो ओएमआर की प्रक्रिया है, ओएमआर बेस की प्रक्रिया, इसमें ऐसा समझो कि पहले हमने किसी बड़े ट्रक में लोड करा, फिर कहीं रुके, फिर उसे किसी दूसरे ट्रक में लोड करा, फिर उसे 5 कारों में लोड करा, फिर उसे 5,000 स्कूटरों पे लोड करा, और फिर वो जहां पहुंचना था वहां पहुंचा। जब इतनी चीजें सोने की बात टूटेंगी, तो शायद उसे लूटने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। मैं क्यों ऐसा समझाने का प्रयास कर रहा हूं? क्योंकि ये प्रक्रिया ही गलत है हुँ, मेरे हिसाब से। कि जो हम ओएमआर पे, हम सोच रहे हैं कि हम पहले पेपर देंगे, एनटी सोच रहा है कि हम पहले पेपर देंगे कहां पर? पहले देंगे हम प्रिंटिंग प्रेस। फिर प्रिंटिंग प्रेस में पता नहीं कितने कर्मचारी होते हैं जो उसको छापते हैं। क्या वहां से पेपर लीक नहीं हो सकता? हो सकता है। फिर वो सोचिए 5,500 सेंटरों के लिए अलग अलग शहरों में जाता है, वॉर्ड्स में जाता है, हुँ, ट्रांसपोर्ट होता है पूरा पेपर हुँ, मल्टीपल लेवल पे। फिर वो वापस 5,500 सेंटरों पे पहुंचता है सुबह वॉल्ट से।
फिर वहां पे वो पेपर खुलता है। इतनी सारी जगह पे वो जाना और ये सोच लेना कि 2 लाख वॉलंटियर पूरे के पूरे उनकी ईमानदारी पे अपन विश्वास कर लें, शायद ये असंभव सी बात मुझे प्रतीत होती है व्यक्तिगत रूप से। और मैं क्यों कह रहा हूँ हर बार ऐसा होता है। अच्छा, इस बार तो बहुत बड़े स्केल पे हो गया, क्योंकि एनटीए ने ये तो ध्यान रखा सिद्धांत सर कि पेपर जहां हो रहा है यानी कि सेंटर पर कोई चीटिंग ना हो, हम्म। बच्चों के लिए सब स्ट्रिक्टनेस रखी गई, सब कुछ रखी गई। पर हम्म। बताओ सेंटर पे चीटिंग हो भी जाए सर, तो भी शायद उसे बचाया जा सकता है, क्योंकि एक सेंटर को डिस्कार्ड कर दो, उन बच्चों को दोबारा परसेंटाइल के बेसिस पे पेपर दिया जा सकता है। हम्म। लूप होल ये तो हुआ कि पेपर पहले ही लीक हो गया, 2 दिन पहले। एक बार इंटरनेट के इस जमाने में पेपर बाहर आ गया, 80 पेज की पीडीएफ बाहर आ गई हैंड रिटन। और मैं ये बोलना चाहता हूँ, हैंड रिटन पेपर जो आया उसमें जिसने लिखा होगा वो ज्ञानी आदमी था, उसने डॉट कॉमा सब कुछ सही से लिखा है। बायो के पेपर को इतनी बढ़िया स्पेलिंग के साथ लिखना कोई ज्ञानी आदमी होगा, मुझे नहीं लगता है कोई बहुत नॉर्मल व्यक्ति हो यानी सकता था। यानी विषयों का जानकार तो था। जाहिर सी बात है सर, आप समझिए कि अगर कोई बायो किसी ने नहीं पढ़ी है तो उसके लिए वो प्रोनाउंस करना, वो शब्दों को लिखना इतना आसान नहीं है जिस टाइप की वो पीडीएफ है। तो कोई ज्ञानी व्यक्ति था जिसने वो करा। तो मेरा ये कहना है कि बार-बार जब इस रास्ते से हम जा रहे हैं, उस पे एक्सीडेंट हो रहे हैं प्रक्रिया में, हम उसे बदलने की क्यों नहीं सोचते हैं? मैं वापस अपनी बात को दोहराता हूँ, मैं एंटी के पक्ष में बात नहीं बोलना चाहता। बट मैं ये कहना चाहता हूँ, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जैसी एजेंसी हमें चाहिए। और अगर मैं आपसे रियलिटी में पूछूँ सर, 2024 के बाद जब आप 2024 में भी ये सब हुआ था, हम सब लोग जी। भी तब झंडा लेके खड़े हुए थे। तब भी नेशनल उसके बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से वाक़ई में अगर हम ईमानदारी से देखेंगे तो बहुत सारे मेजर्स लिए कि ये काम ना हो। बट जी। फिर भी फेल हुए, क्योंकि प्रोसीजर अपन हर इतने लूप होल्स हैं, इतने चेक पॉइंट्स हैं कि उसे शायद संभाल पाना किसी एक एजेंसी की बस की बात नहीं है। दूसरी बात, मुझे लगता है नेशनल एजेंसी के पास रिसोर्सेज की कमी है। मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है, किस बिकॉज़ तरह व्हेन की वी रिसोर्सेज की कमी है सर? क्या लगता सर है? मैन पावर की भी कम है, जो बेसिकली विजिलेंस टीम होनी चाहिए बहुत स्ट्रांग, व्हिच इज़ वेरी वीक। अब आप ये समझिए कि आपने कंडक्शन को तो आउटसोर्स करा वेंडर्स, प्राइवेट ऑर्गनाइजेशन के माध्यम से, आप विजिलेंस भी आउटसोर्स कर रहे हो। और उनसे कर रहे हो, ये वैसे वाली बात है कि आप किसी और डिपार्टमेंट को बोल रहे हो, तो वो उसकी विजिलेंस की कोई, दे डू नॉट हैव एनी एक्सपर्टीज। ऑथोरिटी, दे डू नॉट हैव अ इंटेंट टू डू दैट। आई थिंक दैट वी शुड अंडरस्टैंड दैट पार्ट। तो वो रिसोर्सेज की बहुत कमी मुझे लगता है कि एनटी के पास है। तो जो हुआ सो हुआ, क्योंकि मैं इस बार अगर आप ऐसे ईमानदारी से पूछेंगे, हालांकि मीडिया पे ज्यादा ये चलता है कि भाई कैसे अपन गवर्नमेंट को और एनटी को ज्यादा ब्लेम करें। अगर मैं इस बार गवर्नमेंट और एनटी की बात करूं तो व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है उनके इंटेंट में कोई कमी नहीं थी। मेरे से अगर आप व्यक्तिगत पूछेंगे कि कहीं हम, उनके इंटेंट में कोई कमी नहीं थी, वो वाकई इस एग्जाम को बचाना चाहते थे। क्योंकि उनकी साख दाव पे चली गई, आप और हम जो बात करें, उनकी साख दाव पे थी और चली गई है, मतलब अगर सही बात करी जाए तो। बट मेरे को लगा कि वो शायद इस बात को नहीं समझ पाए कि जिस प्रक्रिया को हम कह रहे हैं उसको कितना भी हम विजिलेंट करने का प्रयास करें, उस प्रक्रिया में ही लूप होल है। मुझे ऐसा लगता है इतने बड़े स्केल के लिए। अगर ये एग्जामिनेशन आप समझिए कि 2 लाख 5 लाख बच्चों का होता तो शायद फिर भी इसे कर पाना संभव होता। अच्छा, ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं, मेरे को समझ नहीं आता। मैं अपनी बात थोड़ी सी और आगे रखता हूँ। जेईई मेन में हम ये कर रहे हैं और बहुत सुचारू रूप से कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो जेईई मेन का पेपर अगर आप समझते हो तो पूरे 1 साल में 2 बार पेपर होता है। करीब जेईई मेन 18 से 20 पेपर के आस-पास कराता है। हर बार कंप्यूटर बेस्ड कराता है। एक बार में 1,20,000 बच्चों का कराता है। उसी प्रक्रिया को नीट में भी कराया जा सकता है। इसमें ऐसी कोई खास बात नहीं। पर मेरे समझ के परे है कि ऐसा क्यों नहीं करा जा रहा। नहीं सर, मतलब मैं और आप एक बात पे तो अग्री करेंगे और मेरे ख्याल से हमारे दर्शक भी करेंगे। देश की कोई भी सरकार हो, किसी भी राज्य की सरकार हो, किसी भी पार्टी की हो, वो कभी नहीं चाहेगी कि पेपर लीक हो जाए। कोई बिल्कुल नहीं सही। चाहेगा कि एग्जाम उसको दोबारा कराना पड़े। लेकिन सरकारों का और विभागों का आकलन इस बात से होता है कि वो लीक होने से रोक पा रहे हैं या नहीं। हुँ, अगर आपने साल 2024 में इतना रोबस्ट फ्रेमवर्क पेश किया था, सबने कहा कि भाई अब तो नहीं होना चाहिए और फिर भी हो गया। और अब आप इसके बाद एक रोबस्ट फ्रेमवर्क सामने आ रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि फिर से अब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, ऐसी बातें शुरू हो गई हैं मीडिया में आना। तो अब आपका पिछला वादा क्या? तेरे वादे पे जिए तो झूठ जाना, एक शेर है। ठीक है? हुँ, तो इस वादे पर भी क्या कितना एतबार कर पाएँगे स्टूडेंट्स, ये मेरे हिसाब से अभी समय के पेट में है। सर, मैं पेपर जो लीक हुआ, मैं उसके बारे में थोड़ी जानकारी चाह रहा था। जैसे आपने बताया अभी कि बायोलॉजी की स्पेलिंग, क्योंकि मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट रहा हूँ। स्पेलिंग्स में एलिमेंट्री कैनाल में ई लगेगा कि ए से शुरू होगा, बहुत सारे कम लोगों को पता होता है, ऐसा ना? तो अ, ये चीज़ें समझ में आती हैं। पेपर लीक हुआ, कई लोग कह रहे हैं कि जिस जो पेपर लीक होके सामने आया,
वो एक्चुअल में कोई गेस पेपर ऊपर नहीं था, वो हुँ, सेट किया हुआ पेपर था और वो वहीं से लीक हो गया क्योंकि 600 के 600 नंबर के सवाल उसी सीक्वेंस में पेपर में देखे गए थे। बिल्कुल, आपने सही बात है। आपने आपने लीक हुआ पीडीएफ देखा होगा, आपकी निगाह से गया आपने होगा। क्या बिल्कुल देखा है, बिल्कुल देखा हाँ, है। एक्चुअली मेरे हिसाब से या तो किसी ने एहतियात बरतने का प्रयास करा है कि भई एज़ इट इज़ हूबहू मैच नहीं हो जाए। हाँ, तो इसमें 2 बातें सामने आती हैं, एक्चुअली जो फाइनल पेपर बनता है और जो पेपर सेटर होते हैं, मल्टीपल हाँ, पेपर सेटर होते हैं, आप हाँ, सब लोग जानते हैं। फिर जी, मल्टीपल पेपर सेटर होते हैं, जो सेटर होता है उसको भी नहीं पता उसका सवाल आएगा, नहीं आएगा। ये फाइनल कंक्लूज़न के टाइम पे आता है कि भई जी। क्या होता है। अब हो सकता है सीबीआई जाँच में ऐसा हो कि मल्टीपल सेटर में से कुछ सेटर से पेपर जो है लीक होके यहाँ पर आ गया हो और किस्मत से वो ही पेपर आ गया है, काफ़ी ऐसा भी कोइंसिडेंटल होगा सर लेकिन ये। पर हो सकता है मतलब वी कैन नॉट मतलब क्योंकि अब इतने बड़े उसमें डिनाई नहीं करा जा सकता, ये नहीं हो सकता। दूसरी बात ये कि ऐसा हो सकता है कि क्योंकि मैंने सेटर से बोला सेटिंग अभी हो किसी की। मतलब नो क्योंकि अब जब कुछ हो चुका है तो हमें नहीं पता ना कहाँ पे क्या हो हाँ, रहा है। ऑब्वियसली पॉसिबिलिटीज़ पे बात हो रही है केवल तो। पॉसिबिलिटीज़ पे बात हो रही है, तो हम किसी को ब्लेम नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, बट जब भी कुछ होगा तो शक के घेरे में तो सब आएँगे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। हुँ, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि जिसने भी मान लीजिए जहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस में था या जो भी ज्ञानी व्यक्ति था जिसने लिखा, उसको समझ में आ गया कि यार मैं सारा पेपर एक जैसा दे दूँगा तो दिक्कत आएगी, बच्चों में भी शक हो जाएगा या जो भी होगा। और उसने ये भी ध्यान रखा कि पूरा पूरा पेपर भी नहीं देता हूँ। हुँ, तो उसने उसके अलावा भी सवाल जोड़े उसमें। हुँ, अब मेरे हिसाब से जो सीबीआई है उसको ये जाँच करनी चाहिए कि जो सवाल पेपर में नहीं थे, हुँ। पर उस पीडीएफ में हैं, क्या वो पेपर सेटर जिन्होंने पेपर बनाया था जिनका पेपर नहीं आया, क्या ये वो वाले सवाल थे? हाँ, तब शिनाख्त आसान हो जाएगी। तो अगर ये खैर इतना मेरे हिसाब से इतना विज़डम उनके पास होगा ही होगा 100% हम उन्हें क्या ऑब्वियसली देंगे हाँ। सीबीआई के पास। बट अगर वो हमें सुन रहे तो दिस इज़ द अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं सबसे पहले यही सोचता कि जो पेपर सेटर ने सेट करे थे पेपर, उन सवालों को निकालता और जो सवाल नहीं आए एग्ज़ामिनेशन में उनसे मैच करता। अगर वो मैच हो रहे पेपर सेटर के साथ तो वो वाली चीज़ अगर हो गए तब तो मेरे हिसाब से केस ही सॉल्व हो गया। हुँ, अगर अगर वैसा नहीं है तो फिर और कहीं लीक है। हुँ, तो जो सवाल एग्ज़ाम ने उस 80 पेज के पीडीएफ में हैं, हुँ, वो जो नहीं आए, वो और पेपर सेटर के जो सवाल हैं, हुँ, वो अगर मैच हुए हैं, तब तो मेरे हिसाब से केस ही सॉल्व हो गया। हुँ, और अगर वो नहीं है, हुँ, तो इसका मतलब और कहीं लीकेज हुई। हुँ। तो ये क्या शायद हम तो शायद डिटेक्टिव बनने का प्रयास कर रहे हैं बट हाँ, नहीं सर, हम ठीक लोग क्या मतलब डिटेक्टिव क्या, हम थ्योरीज़ तो तराशेंगे ना। हाँ, वो बच्चा बैठा है, वो जो घर पे 16-17 साल के बच्चे बैठे हुए हैं, उनके लिए तो हम कुछ तो कर ही सकते हैं, बातचीत तो कम से कम करके कहीं न कहीं कुछ तो क्लू दे सकते हैं। मुझे देश की एजेंसियों पे थोड़ा-सा कम एतबार है, जब इतने 23-24 लाख बच्चों का भविष्य अगर गर्त में गया है, तो किसी भी एजेंसी पे एतबार कम हो जाता है। एनटीए में सुधार करने की क्या ज़रूरत है? जैसे रिसोर्सेज़ आपने बताया सर कि कमी है, लेकिन उनको दुरुस्त करने का रोड मैप क्या होना चाहिए सर? मेरे हिसाब से सर पहली बात एक तो जो मुझे मैं आपको कह रहा हूँ शायद मैं बहुत उसमें विज़डम वाली बात हो सकता है कि ना लगे, बट मुझे ऐसा लगता है कि पहली बात एक थिंक टैंक एनटीए के लिए बहुत आवश्यक है। हुँ, सबसे पहली बात मुझे जो लगता है जो मिसिंग है, थिंक टैंक हुँ, होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है एनटीए के लिए क्योंकि एनटीए वो एजेंसी जो एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट कराती है। तो हर एग्ज़ामिनेशन की एक सोल होती है। हुँ, तो सोल पे थिंक टैंक बैठना बहुत ज़रूरी है। थिंक टैंक एग्ज़ीक्यूशन में वो ज़रूरी नहीं है, बट थिंक टैंक बहुत ज़रूरी है कि व्हाट शुड बी द राइट प्रोसीजर फॉर कंडक्टिंग द एग्ज़ामिनेशन ऑफ दिस नेचर। How many aspirants are coming? What is the structure of other examination of the similar nature in different countries? वो जो थिंक टैंक ऑफ एग्ज़ामिनेशन कंडक्शन है, वो सबसे सुचारू रूप से होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि जेईई नीट की अपन बात करते हैं, तो नीट में जो बच्चों ने डॉक्टर्स हैं, उन वो थिंक टैंक होने चाहिए। जो लोग उसको वर्षों से पढ़ा रहे हैं, जैसे हम जैसे लोग हैं, उनको भी सुनना चाहिए। हमें माने नहीं माने अलग बात है, बट सुनना चाहिए। तो देयर शुड बी ए थिंक टैंक हु डिसाइड दैट व्हाट शुड बी द प्रोसीजर, हुँ, then that procedure should be passed on to the execution team. Then third, I think the resources is missing into vigilance team. हुँ। क्योंकि एग्जीक्यूशन तो अपन भी ये समझते हैं कि 2 लाख लोगों को जिनकी रिक्वायरमेंट एनटी को होती है, 2 लाख लोगों को हायर करके नहीं रख सकते। तो जाएगा तो वेंडर्स के पास ही। उसकी वेंडर वेटिंग अच्छे से हो। उसकी वेटिंग अच्छी से और दूसरी बात समस्या ये है वो समस्या भी ये है ना कि आप समझिए कि हर स्कूल वेंडर है, हुँ, हर लैब वेंडर है। तो आप जाएगा तो अल्टीमेटली स्कूल में ही पेपर। काम तो आपके और हमारे जैसे नॉर्मल लोग ही करेंगे, अध्यापक ही करेंगे सर। उन लोगों को इसलिए मैं बार-बार कह रहा हूँ कि 24 लाख बच्चों में इतने पेपर को कराना, 40-50 बच्चा ही एक क्लास में होता है, इन्विजिलेटर को इंटेंट को साफ रखना, ये तो इस बार ये खुल गया है। मैं आपको बताऊँ तो हो मेरा जो व्यक्तिगत मत है, हुँ, जिस साल ये नहीं भी खुलता है ना सर,
हो सकता है कड़वी बात बोल रहा हूँ, जिस साल ये नहीं भी खुलता है, तब भी देश में 100-200 टीचर डॉक्टर ऐसे बनते हैं जो चीटिंग करके ही पहुँचे हैं। और अगर आप जिन्होंने डॉक्टरी करी है एमबीबीएस की, उनके कॉलेजों में अगर आप पूछोगे तो हर आदमी आपको ये बात बोलेगा कि उनके कॉलेज में 2-5 बच्चे ऐसे थे जो लायक नहीं थे। क्योंकि इस बार तो बहुत बड़ा हो गया है न, क्योंकि इसकी स्केल बहुत बड़ी हो गई थी, डार्क वेब पे आ गया होगा। हुँ, तो अपन बाहर देख रहे हैं, डार्क वेब पे आ गया होगा तो कितनों में गया होगा हमें कुछ पता नहीं। हुँ, वो तो सीबीआई के लिए भी शायद जाँच लेना मुश्किल होगा, डार्क वेब पे अपन भी जानते हैं कि हुँ, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई कि क्या होगा। हुँ, तो मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि इस बात को समझने की बहुत आवश्यकता है कि ये एग्ज़ामिनेशन की इंटीग्रिटी बचाए रखने के लिए इसकी इंटीग्रिटी सिर्फ़ उन 2 लाख लोगों पे है। कंडक्टिंग एजेंसी कितना भी कर ले, पर 2 लाख लोग जहाँ पे इन्वॉल्व्ड हैं पेपर को लेकर, उनकी इंटीग्रिटी कैसे हम उस एग्ज़ामिनेशन सेंसिटिविटी कैसे रख पाएँगे? तो वी नीड टू थिंक इन अ डिफरेंट वे। आई पर्सनली फील सो। जी। तो ऐसा भी हो सकता है सर कि जैसे अगर हुँ, इसलिए आपको बात बीच में एक बार रोक रहा हूँ कि एक्चुअली क्या होता है, कई बार दलील दी जाती है कि यार ये अगर हम कंप्यूटर बेस्ड कर देंगे तो ग्रामीण परिवेश के बच्चों के साथ अन्याय होगा क्योंकि उनको कंप्यूटर का एक्सपोज़र नहीं होता। हाँ, ये दलील दी जाती है कई बार, मैंने हाँ, कई भी हाँ, पहले भी हुई थी। इसका मेरे पास जवाब ऐसा है कि सर पिछले 5-10 साल में गवर्नमेंट ने वाक़ई, हुँ, हम तो 10 साल पहले भी सरकारी स्कूल देखते थे, आज भी देख रहे हैं। हुँ, तो वाक़ई सरकारी स्कूलों तक सभी स्कूलों के पास लगभग-लगभग कंप्यूटर लैब्स आ चुकी हैं। हुँ, बीएड कॉलेजेस, गवर्नमेंट कॉलेज सब में है। अगर किसी बच्चे ने नीट भरा है और उसको ग्रामीण परिवेश से आता है, तो उसे बोल दिया जाए भाई आप ये आपके पास का स्कूल है, यहाँ पे आप 2 बार पेपर देने के लिए अलाउड हो इसके पहले। हुँ, ये सरकार कर सकती है। सो हुँ, एक्सपोज़र ऑफ कंप्यूटर टू अ स्टूडेंट हुँ। सरकार के लिए मुहैया कराना बड़ी बात नहीं है, मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है। हाँ, सर ये बताइए, जैसे मैं कुछ सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट देख रहा था, कुछ लोगों ने एक टेलीग्राम ग्रुप का एक स्क्रीनशॉट पोस्ट किया है जी। और उसमें लिखा है, साफ लिखा हुआ है कि री-नीट के पेपर भी मिल जाएँगे। आई डोंट नो मतलब ये हो सकता है वेग क्लेम है, री-नीट का पेपर अभी आया भी नहीं है। हुँ, लेकिन क्या अगर 1 महीने, सवा महीने में सरकार को एग्ज़ाम कराना है, एनटीए को एग्ज़ाम करवाना है, 1 महीने में क्या उतनी बड़ी रोबस्ट व्यवस्था जिसकी ये बात कर रहे हैं अभी, क्या उतनी बड़ी व्यवस्था लागू हो पाएगी? अगर नहीं हुई और इसी व्यवस्था पे चलता रहा, किसी अल्टरनेट पेपर से सारे पूरी परीक्षा फिर से कराई गई, तो इसकी इस लीक का खतरा तो फिर भी बना रहेगा ना सर? 100% क्योंकि 100%। उस व्यवस्था को लागू करने के लिए आपको समय चाहिए एक। सर इस प्रक्रिया से ही पेपर होगा रीनीट, ये बात सच है और ये भी सच है कि वापस ऐसे होने के चांसेस भी हैं, पर एनटीए मेरे हिसाब से पूरी तैयारी करेगा, बट 100% श्योर कोई भी नहीं हो सकता इसमें, मेरा व्यक्तिगत मानना है। ज़ाहिर-सी बात है इस बार कड़े प्रशासन और लग जाएगा, सब कुछ अलग से होगा क्योंकि दाँव साँख पर है, तो करना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल होगा। पर हुँ, मुझे लगता है कि जो करना चाहते हैं अगले में भी, उनको डराने का तरीका ये है कि इस बार जो भी है, उसका तुरंत रिज़ल्ट निकले, किसने कराए, उन्हें पकड़ा जाए और तुरंत बहुत स्ट्रिक्ट कार्रवाई हो फास्ट ट्रैक कोर्ट पे। सर हो सकता है। देश के हुँ, भविष्य की बात है, क्यों नहीं हो सकता? हुँ, क्यों नहीं हो सकता? देश के भविष्य ऐसा तो नहीं है फास्ट ट्रैक कोर्ट्स नहीं लगे हमारे यहाँ, लगे हैं। हुँ, पर अगर दैट विल सेंड अ वेरी स्ट्रांग मैसेज हुँ, कि जो भी करना है, करना चाहते हो और मैं कह रहा हूँ एक नहीं, जो जो मेन जिसने करा होगा वो तो है ही। रियलिटी में जिन्होंने पेपर लिया है, जिसने भी पैसे दिए हैं, जिसने भी दिए मैं तो कह रहा हूँ बच्चे ने भी दिए हैं, उसको डीबार कर देना चाहिए, उस पे भी क कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं बच्चों के अगेंस्ट बात बोल रहा हूँ बट सच है। अगर किसी बच्चे ने भी पैसे दिए हैं और पेरेंट ने भी पैसे दिए हैं, उन हुँ। पे तुरंत बहुत कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि आपको और सिस्टम तो ऐसे ही चेंज करोगे ना आप। सर आप बेसिकली ब्राइब देने वाला, लेने वाला दोनों दोषी है। दोनों दोषी है, सच तो ये है। हम कई बार लेने वाले को ही सिर्फ दोषी मान लेते हैं। नहीं ब्राइब देने वाला भी दोषी है ना, तो चेन तो टूटती नहीं है ना, ब्राइब देने वाला है तब ब्राइब लेने वाला भी मौजूद है। हाँ, तो बेसिकली डिमांड सप्लाई तो तभी आएगी ना। अगर मान लीजिए आज की तारीख में जो डिमांड जनरेट कर रहा है बच्चा या अभिभावकगण, वो ही उनमें इतना भय हो कि यार मान लीजिए कोई अ, पेरेंट है जिसने ये करा है, उसकी सरकारी नौकरियाँ चली जाए, जो भी मेरे को नहीं पता, अगर वो किसी भी उसमें है तो। मतलब एक्शन इतना क्विक और फास्ट होना चाहिए कि तभी ये भय का व्याप्त होगा, उसमें नहीं सिर्फ जिसने पेपर लीक करा है, उसने भी जिसने पेपर लिया है। और जिसने मैं तो कह रहा हूँ जिस दोस्त ने उसको पास ऑन करा है पैसे देके 30,000 में, 50,000 में, सुनने में आ रहा है सीकर में सब है। मतलब सर वो अगर मैं कहता हूँ जो उन 5,000 बच्चे तक अगर ये पहुँचा, उन 5,000 बच्चों पे कार्रवाई हो गई, जहाँ-जहाँ भी ट्रेल मिलती जाए, तो आप ये मान के चलिए सर लेने वालों की संख्या ड्रास्टिकली घट जाएगी। हुँ, ये सच है। क्योंकि जो डॉक्टर बनने का सपना देख रहा है, वो ये तो सच है कि वो जीवन में
बहुत अच्छे तरीके से अपने जीवन का यापन करना चाहता है, तो वो हुँ, नहीं चाहेगा उस पे कोई ऐसी दाग लग जाए। हुँ। मतलब हमें दोनों तरफ मतलब डर कम भी होना चाहिए, सख्ती भी ज़्यादा होनी चाहिए, और इस तो बार के अभी री-नीट का जो पेपर है, इसके लिए तो सब करना पड़ेगा सर, और प्रोस एंड अगर कॉन्स सब हैं, सारे डिसीजंस के प्रोस एंड कॉन्स सब हैं। बिल्कुल है। हाँ। तो हमें समझना पड़ेगा इस बात को कि अगर इसका क्विक एक्शन होना हो, तो फिर हम सब लोगों को बहुत फ़ायदा होगा, बच्चों को भी फ़ायदा होगा। क्योंकि बच्चों की मनस्थिति खराब है, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं। अभिभावकगण हैं, कल भी एक आध पेरेंट्स से मिले, बच्चे के 670 नंबर आ रहे थे, तो बच्चे की माताजी को भी बहुत दुःख है, अब क्या बोलें? तो उन्हें समझाना पड़ता है कि नहीं भई, 670 नंबर आ रहे हैं, डॉक्टर तो बन ही रहा था वो। अब उसकी इच्छा ही नहीं हुई दोबारा पढ़ने की। 670 नंबर आए हैं, डॉक्टर तो बनना तय है उसका, हुँ। अब वो इतना दुखी है। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूँ कि और एनडीए 670 नंबर आए होंगे उसके, इस पेपर में आएँगे। ही डज़न्ट नो कि अगले पेपर में उसे 670 आएँगे कि नहीं आएँगे। वो, अब उस बच्चे को डर लगता है ना, उसके मन में डर बैठ गया है, उसने एक बार अच्छा परफ़ॉर्म कर लिया, उसको उसे डॉक्टर बनने का सपना देख लिया इन 5, 7, 8 दिन में। सर 3 मई को ही सही बताऊँ, तो हर बच्चे को 4 मई को पता था वो बन रहा है, नहीं बन रहा। हाँ। 4 मई को हर बच्चे को पता था कि वो बन रहा है कि नहीं बन रहा। 12 मई यानी कि 8 दिन बाद, 9 दिन बाद जब उसे पता पड़ा कि उसका सपना टूट गया, 12 दिन में तो उसने सारी प्लानिंग कर ली। हुँ, कई बच्चे तो मैं सर ऐसे जानता हूँ जो जाके जिस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में उनको सपना था जाने का और उनके नंबर आ रहे हैं, वो जाके देख आए, घूम आए। सपना देख लिया उन्होंने, डॉक्टर पहन कोट पहन रहा हूँ मैं। उसके सपने जब टूटे हैं, तो मैं फिर आपको कह रहा हूँ, हम उस दर्द को और उस परिवार के दर्द को महसूस ही नहीं कर सकते। हुँ। ये सच है। हाँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं, जो शायद आपके और हमारे सामने नहीं आ रहे, क्योंकि शायद जिनका पेपर खराब गया, वो खुश भी हैं कि यार चलो हाँ। दोबारा देने का चांस मिलेगा, और हुँ। उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, हाँ, ऑब्वियसली। उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। बट जो डिज़र्व करता था, उसके लिए बहुत नुकसान वाली बात है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। एग्रीड। एक और बात मैं बोलना चाहता हूँ, पता नहीं एनटीए तक हमारी बात जाएगी, नहीं जाएगी। कोई अधिकारी हैं, तो पूरे सम्मान के साथ मैं उन्हें कहना चाहता हूँ कि क्यों हम नीट का पेपर इतना आसान बना रहे हैं? इस पेपर में चीटिंग तो हुई वो तो अलग बात है, पर वाक़ई पेपर आसान था। जहाँ पे 24 लाख बच्चों में से आपको 60,000 गवर्नमेंट 70,000 गवर्नमेंट की सीटें भरनी है। आप क्यों पेपर आसान बना रहे हो? 10,000 लोगों को खड़ा करके आप पूछोगे 2+2 क्या है? तो सभी 4 बता देंगे ना। हाउ यू विल डिफरेंशिएट कि कौन एम्स जाएगा, कौन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जाएगा, कौन स्टेट कोटा से किस तरह के सवाल थे सर? किस तरह के सवाल थे? मतलब आसान है पेपर। हाँ, पेपर आसान है, तो पेपर आसान में तो कट ऑफ ऊपर जाती है। तो आप समझो हाँ। कि 70,000 सीटें जो होती हैं, हुँ। 70,000 सीटें होती हैं, आप ये मान के चलो 650 से 720 में भर जाती है। हाँ। तो बेसिकली 70 नंबर के गैप में ही आप सारे कॉलेज भर देते। हुँ, तो हो सकता है एक बच्चे को उसी नंबर पे एम्स मिल जाए, एक को ना मिले। तो बेसिकली वी हम डिफरेंशिएशन क्रिएट नहीं कर पाए। मैं नहीं कह रहा हूँ पूरा पेपर आप टफ करें, बट 720 में 720 पूरे देश में शायद इक्का-दुक्का कोई बच्चा होना चाहिए। हुँ, बेसिकली ये जो पेपर ऐसा सेट होना चाहिए कि 720 से लेकर अगर 70,000 बच्चों को सर डिवाइड करना है, भाई 70,000 तो जनरल की मतलब गवर्नमेंट सीट्स हैं सर, इसमें तो कोई शक ही नहीं है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की। एमबीबीएस की तो 1,18,000 के ऊपर सीट्स है जहाँ तक मुझे नंबर याद है। तो आप समझिए प्राइवेट मिलाकर 60-70,000 जहाँ पे सीटें हैं, वहाँ पे आप सिर्फ इतने से नंबर पे डिफरेंशिएशन ले आते हो। ये डिफरेंशिएशन कम से कम 720 से लेकर 450 तक का होना चाहिए। तब जाके आप सही से एम्स वाले बच्चे को अलग कर पाओगे, उसके जस्ट नीचे कॉलेज को अलग कर पाओगे, फिर उसके नीचे वाले को अलग कर पाओगे। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है? पेपर हुँ, तो थोड़ा ढंग का होना ही चाहिए, मेरा व्यक्तिगत मत है ये। हुँ। वरना कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की कोई वैल्यू नहीं बचेगी ना। एक ही एग्रीड। नंबर पे 720 में 100 बच्चे हैं, हाउ यू डिफरेंशिएट? कैसे पता करोगे कौन एम्स दिल्ली लायक है, कौन नहीं है? कैसे पता करोगे आप? सीट ही नहीं है वहाँ इतनी। फिर वो नाम के हिसाब से, ऐज के हिसाब से, हाँ, वो तमाम फ़िल्टर फिर लगते हैं। देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ डूइंग इट। हुँ, मतलब मुझे अगर आप ध्यान से देखो, अच्छा सर ये आप समझो, अगर आप मैथ्स को समझो, 650 से लेकर 720 है। हुँ, तो एक गैप करीब-करीब ये मान के चलो कि आप 620 से लेकर 650 से लेकर 720 का गैप, ये 70 नंबर का गैप है। हुँ, और इसमें जो नंबर बच्चों को मिल सकते हैं, जहाँ तक मेरी मैथ्स, अब एग्ज़ैक्टली मैथ्स तो अभी अपन करने में टाइम नहीं लगाएँगे। आप ये मान के चलो 50 नंबर ही हो सकते हैं जिस पे रैंक बन सकती है इसमें। हुँ। उस 50 नंबर के दायरे में ही सारी रैंक्स अब बनेंगी। आप समझो आपने 50,000 बच्चे को 5 50 नंबर पे डिवाइड कर दिया सिर्फ, तो 10,000 बच्चा, 1,000 बच्चा सिर्फ एक-एक नंबर पे, क्या मतलब है उसका? हाउ यू विल डिफरेंशिएट? हाउ यू डिफरेंशिएट इन कॉलेजेस? हाउ यू विल डिफरेंशिएट इन रैंक्स? इट्स अ सिंपल मैथ्स। हुँ,
सो मैं खैर शायद अलग मुद्दे की तरफ चला गया, बट हमें समझना पड़ेगा कि हमने 50,000 बच्चों को सिर्फ 50 नंबर के में डिवाइड करा करा तो हम गलत तो कर ही रहे हैं। हम्म। यानी कि एक नंबर पे 1,000 बच्चे से ऊपर है। क्या किसी कॉलेज में मेडिकल में 1,000 की सीटें नहीं है? तो फिर आप समझो, हो सकता है किसी एक नंबर पे, हो सकता है 670 नंबर वाले पे किसी को एम्स मिल गया, उसके बाद कोई कॉलेज हो, और उसके बाद का कोई कॉलेज हो, उसी नंबर पे किसी को एम्स मिल गया हो और किसी को किसी को मिला ही एम्स ना हो। और किसी को स्टेट मेडिकल कॉलेज मिले। हाँ, अब आप समझिए कि कैसा न्याय है ये? व्हाई वी आर डूइंग दिस? हम्म। एंड व्हाई वी आर पुशिंग सो मच हार्ड इनटू कि पेपर ऐसा देना है हमें? मतलब आई रियली डोंट नो। अब ऐसा हो सकता है कि या तो कोई बहुत बड़ा लॉजिक होगा जो मेरे को शायद अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। हम्म। मतलब मैं थोड़ा-सा लॉजिकल वे में सोचने का मेरा प्रयास रहता है हमेशा। हम्म। तो मैं सिर्फ कंट्रोवर्सी पे का बात करने का मेरा प्रयास नहीं रहता नहीं है नहीं, अग्री हमेशा। अग्री अग्री। तो मैं चाहता हूँ कि हम थोड़ी लॉजिकल बात भी करें, सिर्फ एग्रेशन से बात नहीं बनेगी। हाँ हम हाँ। ये गलत नहीं है। और मैं हाँ। जो भी मुझे अधिकारी है, मुझे अगर सुन रहे हैं, पता नहीं खैर वो हम्म। आपके ललन टॉप अगर वो सुनते हो, मंच पे सुनते हो, तो मैं फिर उनसे हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ, सर आपके इंटेंट पे हमें बिल्कुल शक नहीं है। क्या आपकी हमें ज़रूरत है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की? बिल्कुल ज़रूरत है सर। आपके बिना कैसे होगा देश के भविष्य का तय? पर अगर कोई खामी है, हम ये भी नहीं बोल रहे आप एक्सेप्ट करिए, हमें कोई एक्सेप्ट एक्सेप्ट नहीं कराना है। बट अगर मेरी बात या आपकी बात लॉजिकल लगती है, तो उसे धीरे-धीरे प्रक्रिया में लाइए। सर इसके आखिरी लिए सवाल, एनवी सर इसमें सिद्धांत आखिरी सवाल है मेरा इसमें कि मैंने सोशल मीडिया जब खंगाला तो कुछ लोग गेट के भी एग्जाम को लेके बीते एक दो दिनों में ये कह रहे हैं कि गेट के पर्चे में भी लीक हो सकता है। क्या कुछ ऐसे एग्जाम्स हैं जो आपकी नजर में आए हों जिनमें लोगों ने इस तरह के मिलते जुलते आरोप लगाए हों कि इनके पेपर में गड़बड़ी हो सकती है? वी डोंट नो कि है कि नहीं, मैं इस कैविएट के साथ बोल रहा हूं कि हमें नहीं पता, लेकिन छात्रों के इल्जाम आए हैं बड़ी संख्या में। सर देखिए, जब तक हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, तो आप और मैं व्यक्तिगत रूप से मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। हम्म। क्योंकि जिस भी बच्चे के नंबर कम आते हैं ना, तो वो कई बार स्पेस बोट की तरह इस वाली लिवरेज को लेता है, इस लीवर को पुल करता है। तो कई लोग होते हैं जो ऐसा कर रहे होते हैं, तो जब तक प्रूफ पर क्या हो सकता है, इस बात से डिनाई नहीं करा जा सकता। हम्म। ये प्रक्रिया फुल प्रूफ तो नहीं। हम्म। और हम ये जानते हैं कि इस प्रक्रिया को फुल प्रूफ करना कोई बहुत आसान काम नहीं है, ये भी हम जानते हैं। लेकिन जरूरी भी है। बहुत ज़रूरी है सर, ज़रूरी नहीं, सर देश का भविष्य है सर ये, ज़रूरी नहीं है, प्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए हमारी। सर आप समझो, जो डॉक्टर बनेगा, वो मानव शरीर के साथ मानव शरीर का इलाज करेगा सर। आप ऐसे डॉक्टर से थोड़ी इलाज कराना चाहोगे जो चीटिंग करके आया था। वो क्या इलाज करेगा हमारा? वो क्या इनोवेशन करेगा? वो क्या रिसर्च करेगा? हम्म। वैसे वैसे कोई नहीं कराना चाहता इलाज, और क्यों कराएगा? हम्म। पर अगर अगर वो गलत प्रक्रिया से गया है, तो फिर वो करेगा। हम्म। वो हमारा कैसे इलाज सही कर पाएगा? वो कैसे डायग्नोज़ सही कर पाएगा? हम्म। मतलब कम से कम ये जो सैंक्टिटी ऑफ एग्जामिनेशन है, स्पेशली फॉर नीट, सर आप समझिए कि एग्जामिनेशन में भी सबसे इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन नीट है, हम्म। क्योंकि ये मानव शरीर के साथ है। ये तो हम्म। मानव सेवा है सर। इंजीनियर तो फिर भी एक बार गड़बड़ हो गया तो चलेगा सर। डॉक्टर गलत होना तो सर बहुत खतरनाक है। वो पता नहीं कितनी जानें ले लेगा वो। मतलब अगर इसकी गहनतम गहराई में हम जाएँ, तो हम समझ पाएँगे कि इट्स अ वेरी, वेरी, वेरी ट्रिवियल इश्यू, वेरी हमारी बिग। जिंदगी मौत का भी सवाल है, मतलब। सबका है सर, सबका है। तो ख़ैर शायद अब आप और हम थोड़े भावुक हो रहे हैं, बट ये सच है। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ शिक्षाविद होने के नाते, हालाँकि हम तो कोचिंग संस्थान चलाते हैं, तो हमारे कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई पावर नहीं है शिक्षा को लेके। बट मुझे अभी भी लगता है कि शिक्षा को पीछे रखा गया है, इसके इनोवेशन को लेकर। देश में इसको थोड़ी और प्राथमिकता मिलनी चाहिए, रिसोर्सेज़ को लेकर। हमेशा बात होती है फूड को, अकोमोडेशन को, सबको। फूड अकोमोडेशन इम्पोर्टेंट है सर, मैं जानता हूँ 110% इसमें कोई शक नहीं। बट अगर देश का भविष्य बनाना है, तो शिक्षा प्रणाली सबसे सुदृढ़ होना आवश्यक है, 100%। ये हमें समझना पड़ेगा। अग्री सर, कुडन्ट एग्री मोर। थैंक यू सो मच एनवी सर अपना समय देने के लिए। हम थैंक ललन यू। टॉप के दर्शकों से आग्रह करते हैं कि इस बातचीत पे अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखें, और हम एनटीए से और केंद्र सरकार से और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से आग्रह करते हैं कि प्लीज लुक इनटू दिस। यू आर अकाउंटेबल, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ दिस कंट्री। आप जिम्मेदार हैं, जिम्मेदारी निभाइए। और आप हमारे दर्शक ललन टॉप देखते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।